एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को समझने से पहले हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो समझना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि बैक्टीरिया किस तरह अपनी चीज़ें बनाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, ताकि हम बैक्टीरिया को मार सकें या उसकी ग्रोथ को रोक सकें। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है वो सेल वॉल है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के बाद बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मौजूद है, और डीएनए को हम ओपन करके उसमें से मैसेंजर आरएनए बनवाते हैं, और मैसेंजर आरएनए के ये राइबोसोम्स के पास जाता है, और राइबोसोम्स के पास जाकर ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स की दो टाइप्स होती हैं, दो तरह के राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स हैं उसकी दो सब यूनिट्स हैं, एक 50 सब यूनिट और एक 30 सब यूनिट। इसके अलावा बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का डीएनए जब उसे अनवाइंड करना है, अनवाइंड इसलिए करना है ताकि हम सिंगल स्ट्रैंड पे उसका मैसेंजर आरएनए मैसेज एक ले सकें। वहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है उसका नाम है डीएनए गायरेज, जो कि डीएनए को अनवाइंड करके दो जिपर की तरह काम कर रहा है, जो इसे अनवाइंड करके दो स्ट्रैंड में डिफरेंट वो करता है, स्प्लिट करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी चीज़ मौजूद है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है, और ये आरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाएगा, क्योंकि ये मैसेज लेके आ रहा है डीएनए से। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। इस सेल को काम करने के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट की ज़रूरत है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए। टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने के लिए हमें डाईहाइड्रोफोलेट की ज़रूरत है, और डाईहाइड्रोफोलेट हमारे पास पाबा के ज़रिए आता है, ये इसका प्रिकर्सर है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। हम इन तमाम स्टेप्स को रोक कर या इन्हें मॉडिफाई करके हम डिफरेंट तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं या उसे मार भी सकते हैं। लेट्स गो इनटू द डिटेल, कौन कौन सी ड्रग्स हैं और किस किस तरह वो काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें, हम थोड़ा सा नीचे जाएं, तो हम सेल वॉल को बनने से रोक सकते हैं। यानी कि सेल वॉल के अंदर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन्स, एक तो हम ये समझें कि ईंटें हैं, और ईंटें जब एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होंगी तो एक दीवार बनेगी। तो दीवार बनने के अमल को हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं, जबकि ये पेप्टिडोग्लाइकन जो कि सिंगल यूनिट है, इसको बनने से रोकने को पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस कहते हैं। अब हम दोनों तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उसी को ही देखें कि हमारे पास जिस तरह मेडिकेशंस हैं, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन और वैंकोमाइसिन, ये सिंगल यूनिट को पेप्टाइडोग्लाइकन को सिंथेसिस को रोकेगा, जबकि क्रॉस लिंकिंग वाले पेप्टाइडोग्लाइकन जो ड्रग्स हैं, जैसे पेनिसिलिन्स हैं और सेफलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनम और मीनोपेनम, ये तमाम की तमाम इनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग को रोकेगी। यानी कि अगर हम क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो ईंटें बेशक पड़ी रहेंगी, लेकिन वो पाइलअप होकर सेल वॉल को मजबूत नहीं बना सकती। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम मद्देनज़र रखते हुए ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ड्रग कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं। वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन सिंथेसिस को रोक रही हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन जो हैं वो दो तरह की होती हैं। हमारे पास सेल वॉल के अंदर, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो अगर हम इस सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के अंदर एक एंजाइम है जो पेनिसिलिन को तोड़ सकता है। इसे हम पेनिसिलिनेज का नाम देते हैं, पेनिसिलिनेज एज का नाम देंगे। और ये पेनिसिलिनेज किसको तोड़ सकता है? पेनिसिलिन को। जैसे ही हम पेनिसिलिन देंगे ताकि इसकी फॉर्मेशन रुके, पेनिसिलिनेज इस पेनिसिलिन को तोड़ देगा और फंक्शन नहीं करने देगा। तो कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स हैं जो कि पेनिसिलिनेज सेंसिटिव हैं, यानी पेनिसिलिनेज उस पर काम कर सकता है और उसे तोड़ सकता है, और कुछ ऐसी हैं जो रेजिस्टेंट हैं, यानी पेनिसिलिनेज भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। पेनिसिलिनेज सेंसिटिव में हमारे पास पेनिसिलिन जी और वी है, फिर एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन है। जबकि रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में हमारे पास ऑक्सासिलिन, नेफसिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन मौजूद हैं। अब बात करते हैं बाकी तमाम चीज़ों की जो कि इस कैटेगरी में मौजूद हैं, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर या क्रॉस लिंकिंग इनहिबिटर्स हैं। इसमें हमारे पास एंटी सूडोमोनाल है। एंटी सूडोमोनाल से मुराद ये है कि सूडोमोनास एरिजिनोसा पे ये काम कर सकती हैं, जिसमें टिकारसिलिन और पेप्रासिलिन है। इसके अलावा सेफलोस्पोरिन्स की हमारे पास 5
क्लासेस हैं जिसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 हर क्लास में डिफरेंट मेडिकेशंस हैं. एग्जांपल्स यहाँ पर एक एक दी हुई है, जिस तरह सेफाजोलिन, क्लास 2 में सेफॉक्सिटीन सॉरी. तीसरे नंबर पे हमारे पास थर्ड जनरेशन में हमारे पास सेफ्ट्राक्सोन, 4 में सेफीपीम और फिफ्थ में सेफ्टेरोलिन. हम इसकी डिटेल में जाएंगे. हर एक क्लास में डिफरेंट मेडिकेशंस हैं और वो क्यों क्या क्या कवर अप करती हैं वो हम देखेंगे. हर क्लास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कवर करती है. इसके अलावा हमारे पास कार्बापेनम्स हैं जो कि सेल वॉल को रोकती हैं. सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग को रोकने के लिए इसमें जो मेडिकेशंस हैं वो इमीपेनम, मेरोपेनम, अल्ट्रापेनम और डोरीपेनम मौजूद हैं. तमाम के तमाम पेनम्स के साथ एंड होते हैं, तो इसे याद रखना आसान है. फिर हमारे पास मोनोबैक्टम्स जो कि एस्ट्रियोनैम, ये भी सेल वॉल को रोकती हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता हो कि इसमें से एंटी सूडोमोनाल कौन सी हैं, इसमें से रेजिस्टेंट कौन सी हैं, इसमें से सेंसिटिव कौन सी हैं. और कार्बापेनम और मोनोबैक्टम दोनों ही सेल वॉल पर काम करती हैं, ना कि किसी और जगह पर काम करती हैं. अब आगे चलते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी पे. अब सेल मेम्ब्रेन को हमने अगर हम तोड़ दें या उसकी इंटीग्रिटी को तोड़ दें तो तमाम के तमाम जो अंदर सामान मौजूद है बैक्टीरिया का, ऑस्मोसिस के ज़रिए या तो बाहर आ जाएगा. अगर अंदर ज़्यादा ऑस्मोटिकली ग्रेडियंट है तो वो तमाम बाहर की चीज़ें अंदर चली जाएंगी, सेल स्वेलअप हो जाएगा और फट जाएगा और इस तरह सेल डेथ हो जाएगी या स्टैटिक भी हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ द ड्रग, ईच ड्रग. तो हमारे पास डेप्टोमाइसिन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए हम देते हैं और पॉलीमिक्सिन जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए दी जाती है, जो दोनों ही मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं. तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मेडिकेशंस हैं वो हम डीएनए इंटीग्रिटी की बात करते हैं. पहले डीएनए इंटीग्रिटी में हमारे पास मेट्रोनाइडाजोल है. मेट्रोनाइडाजोल क्या करेगा कि ये फ्री रेडिकल्स बनाएगा. फ्री रेडिकल से मुराद ये है कि ये इतने तेज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो हर चीज़ को, डीएनए को डैमेज कर देते हैं. डीएनए को जब डैमेज करेंगे तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा. जब डीएनए रिपेयर नहीं होगा तो डीएनए डैमेज होने के बाद सेल को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो उसे चाहिए और सेल मर जाएगा. तो मेट्रोनाइडाजोल हमारे पास डीएनए की इंटीग्रिटी को चैलेंज करके उसे मार रहे हैं. फिर हमारे पास इस पूरे स्टेप में हमारे पास कई चीज़ें शामिल हैं. यानी कि सबसे पहले हमें डीएनए को खोलना है, फिर डीएनए को खोल के उस पर आरएनए पॉलीमरेज को लगाना है और उसके बाद मैसेंजर आरएनए को बनवाना है. ये 3 स्टेप्स इसमें शामिल हैं. अब हम अगर डीएनए को ओपन करने की बात करें तो हमारे पास जो एंजाइम मौजूद है उसका नाम है डीएनए गायरेज. डीएनए गायरेज के जो इनहिबिटर्स हैं वो 2 हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स और क्विनोलोन. तो एक में फ्लोरोकोर ग्रुप है और एक में सिर्फ क्विनोलोन है. तो क्विनोलोन की बात करें तो नेलीटिक्सिक एसिड्स है और फ्लोरोक्विनोलोन में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और लीवोफ्लॉक्सिसिन मौजूद हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है फ्लोरोक्विनोलोन कहाँ पर काम करेंगे या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन काम करेगी. तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर है ये. अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज को रोकना है ताकि आरएनए बने ही ना. मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन रोकने के लिए हम देंगे मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर यानी कि आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, जिसका नाम है रिफैम्पिन. रिफैम्पिन हम यूज़ करेंगे ताकि ये स्टेप रुक जाए और मैसेंजर आरएनए ना बन सके. अब अगर किसी तरह से भी मैसेंजर आरएनए बन जाए तो वो राइबोसोम्स के पास जाएगा और यहाँ पर आके ट्रांसलेशन शुरू होगी, यानी प्रोटीन का बनने का अमल शुरू होगा. अब हमारे पास राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S. इन दोनों को रोकने के लिए डिफरेंट ड्रग्स मौजूद हैं. अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हमारे पास 50S राइबोसोमल सब यूनिट को रोकने के लिए हमारे पास मैक्रोलाइड्स हैं, स्ट्रेप्टोग्रेनिन्स हैं, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, और उसके अलावा हमारे पास बाकी मेडिकेशंस में क्लोरमफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, लिनाजोलिड. मैक्रोलाइड्स में एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोग्रेनिन में ग्रामिन्स में क्विनेप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन मौजूद हैं. तो तमाम की तमाम 50S राइबोसोमल सब यूनिट को रोकती हैं. इसकी डिटेल में हम जाएंगे आगे जाकर
ईच स्टेप में कौन कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं और क्या क्या उनके फंक्शन है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इंटरेक्शंस हैं वगैरह वगैरह। 30S राइबोसोमल सब यूनिट को रोकने वाली हमारे पास 3 तरह की मेन कैटेगरीज हैं। एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फिर टेट्रासाइक्लिन्स और हमारे पास ग्लाइसाइक्लिन्स हैं, ग्लाइसाइल साइक्लिन्स हैं। तो हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन हैं। तमाम की तमाम माइसिन जो हैं वो इस कैटेगरी में आ रही हैं। फिर हमारे पास ग्लाइसाइल साइक्लिन्स में टाइगोसाइक्लिन्स है और टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन, तीनों की तीनों साइक्लिन जो हैं वो टाइगोसाइक्लिन के अलावा बाकी तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास एक मेन कैटेगरी अभी भी रहती है, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें हम टेट्राहाइड्रोफोलेट और डाईहाइड्रोफोलेट को रोक सकते हैं। अब हमारे पास इसमें फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन और रिडक्शन के प्रोसेस को, यानी डीएनए मिथाइलेशन के प्रोसेस को रोकना है। वो आपसे डीएनए मिथाइलेशन का भी पूछ सकता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर भी कह सकता है और रिडक्शन इनहिबिटर भी कह सकता है। तो हमारे पास 2 तरह की मेडिकेशंस हैं। एक वो जो डाईहाइड्रोफोलेट को नहीं बनने देंगी, उसमें हमारे पास सल्फोनामाइड्स मौजूद हैं, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फीसोक्साजोल और सल्फाडाज़ीन। जबकि दूसरी तरह की मेडिकेशंस वो हैं जो डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट को नहीं बनने देंगी। इनमें हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम है। और मज़े की बात यह है कि हम इन दोनों स्टेप को रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम मोस्टली सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन दे देते हैं ताकि दोनों स्टेप्स रुक जाएं और फॉलेट ना मिल सके और बाकी फंक्शन ना हो सके।